अजीज दोस्तों, नमस्कार। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान की फोर्सेस सऊदी अरब पहुंच गई हैं। 13,000 फौजी पहुंचे हैं, एयरक्राफ्ट पहुंचे हैं, आगे और भी पहुंचने वाली हैं फोर्सेस। ये तैयारी जंग की नज़र आ रही है कि अगले मरहले में जब ईरान अमेरिका की जंग होगी तो उसमें सऊदी अरब पूरी तरह इन्वॉल्व होगा और पाकिस्तान की भाड़े की फ़ौज उसमें खेलेगी। उस पर मैं डिटेल में आने से पहले दो तीन पॉइंट मेरे पास कुछ आए हैं। जो आपको पता है कि मेरी स्टडी ऐसी होती है कि मेरे दिमाग की खिड़कियां कुछ चीज़ें देख के खुल जाती हैं। ये राजदीप सरदेसाई की जो बीवी है सागरिका घोष, उसने बहुत पुरानी ट्वीट है, इसने ट्वीट की थी कि संघ परिवार शायद समझ जाएगा कि पहले इंडिया का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था और कॉन्स्टिट्यूशन बना भारत का, उससे पहले कोई इंडिया का कॉन्सेप्ट नहीं था। ब्रिटिश ने बर्मा से लेकर अफगानिस्तान तक रूल किया था। देयर वाज नो इंडिया बिफोर ब्रिटिश। अजीज दोस्तों, ये अक्सर मैं सुनता हूँ, कई जो लेफ्ट के जो भारत के जो लेफ्ट के ज्ञानी हैं, माने जाने ज्ञानी, जो ये नैरेटिव, ये आर्ग्यूमेंट देने की कोशिश करते हैं कि ब्रिटिश ने जब यूनाइटेड एक इंडिया बनाया, इससे पहले दुनिया में कोई इंडिया नहीं होता था। इसके जवाब में मुख्तलिफ लोग नैरेटिव्स देते हैं, लेकिन मेरे पास इसके लिए क्लियर कुछ चीज़ें हैं जिससे इनको अगर शर्म आएगी तो वो आइंदा ऐसी बात नहीं करेंगे। पहली बात तो ये कि प्रॉफिट मोहम्मद से एक हदीस कोट की जाती है, गज़वा हिंद की। तो वो गज़वा हिंद क्या है? हिंद क्या है? अरबी में हिंद का मतलब है भारत, इंडिया, हिंदुस्तान। गज़वा हिंद क्या है फिर? गज़वा सिंध क्यों नहीं है? गज़वा पंजाब क्यों नहीं है? वह गज़वा गुजरात क्यों नहीं है? गज़वा केरल क्यों नहीं है? गज़वा हिंद प्रॉफिट मोहम्मद से भी पहले के जो लिटरेचर थे, क्योंकि अरब में बहुत शायरी वायरी बहुत होती थी, क्योंकि ये रेगिस्तानी इलाके होते थे, इनके पास और कुछ तो होता नहीं था, तो ये शायरियों में बहुत शायरियाँ होती थी। उसमें हिंद का जिक्र बार बार होता था, क्योंकि अरब ट्रेडर्स कश्ती में बैठ के इंडिया जाते थे। उन शायरियों में कहीं भी सिंध का, पंजाब का, केरल का, गुजरात का, राजस्थान का किसी का जिक्र नहीं है, सिर्फ हिंद है। फिर दूसरा एक पॉइंट ये आता है कि एक मशहूर नेविगेटर था अल बेरूनी, जो कि दुनिया भर के वो करके, अल बेरूनी ने हिंद आया था। उसने कहीं उसकी पब्लिकेशंस में सिंध या किसी और इलाके का नहीं, हिंद का नाम है। इसी तरह वास्को डी गामा, किसका रास्ता ढूंढा जिसने? वास्को डी गामा ने इंडिया का रास्ता ढूंढा, सेलर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए आसान रास्ता। क्रिस्टोफर कोलंबस क्या करने निकला था? स्पेन से जब ये जहाज में बैठ के गया था तो किसका रास्ता ढूंढने निकला था? इसने कहा था कि इधर से जाते हैं हम ईस्ट वाली साइड से तो काफ़ी रुकावटें हैं और नीचे पूरा अफ्रीका क्रॉस करके इंडिया जाना होता है, तो इस तरफ से जाके देखते हैं, समंदर इस तरफ खुला ढुल्ला है, किसी को पता ही नहीं इधर क्या है, तो अगर दुनिया गोल है तो हम इस तरह इंडिया पे आराम से पहुंच जाएंगे। वो इंडिया का रास्ता ढूंढने निकला था। तो अगर ब्रिटिश से पहले इंडिया नहीं था तो वो क्रिस्टोफर कोलंबस, वास्को डी गामा क्या करने निकले थे? ऐसे कई उदाहरण हैं जो कि मैं आपके सामने रख सकता हूं कि इंडिया एग्जिस्टेड ऑलवेज। मुगलों के ज़माने में जो, सपोज औरंगज़ेब की जो सरकार थी, जो दक्कन तक पहुंच गई थी, ऊपर नॉर्थ में कश्मीर तक थी, ईस्ट में अफ़गानिस्तान के करीब पहुंच गई थी, ईस्ट में बांग्लादेश जो आज का है वहाँ तक थी, इवन बर्मा तक, और वेस्ट में अफ़गानिस्तान तक थी। उसको क्या कहते थे? क्या सरकार थी वो मुगलों की? वो भी इंडिया था, हिंदुस्तान था। इसको ये हिंदुस्तान कहते थे, जिसका असल नाम भारत है। तो ये आर्ग्यूमेंट मेरा ख्याल है फेल हो चुके हैं। अजीज दोस्तों, एक छोटा सा ये आपने, During my recent trip to India, I was impressed by the vibrancy of civil society. They play a key role in upholding India's democratic traditions and the rights of minorities. It is important for civic space to be vigorously defended and for civil society to be able to do their work without hindrance.
ये जो यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स है, इसने अभी बताया कि मैं इंडिया गया था और इंडिया में सिविल सोसाइटी इतनी फ्री है और इतनी वाइब्रेंट है और वगैरह वगैरह। ये बताता है कि इंडिया में जो, मैं हमेशा मेरी कंप्लेंट रही है कि इंडिया में जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो दी जाती है ना, वो हेट स्पीच में आती है। वो इतनी दुनिया में कहीं नहीं दी जाती फ्रीडम ऑफ स्पीच, यहाँ नहीं है जितनी वहाँ पे है। दूसरा अजीज दोस्तों, एक और पॉइंट भारत के हवाले से मेरे सामने आया कि 2 ब्रिटिश नेशनल्स पकड़े गए हैं नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल होते हुए। मैंने अभी पिछले दिनों आपको अपनी वीडियो में बताया था कि एक इंटरनेशनल साजिश हो रही है। CIA के कुछ लोग पकड़े गए हैं। ये वेस्ट के लोग किस हिसाब में भारत में पकड़े जा रहे हैं इलीगल एक्टिविटीज़ में। अब तक तो हम यही सुनते आए हैं कि पाकिस्तानी आते थे, पाकिस्तानी जासूस पकड़े जाते थे, इवन बांग्लादेश के जासूस पकड़े जाते थे। ये वेस्ट के अब ब्रिटिश और अमेरिकन, और ये क्यों पकड़े जाते हैं, इस पे गौर करने की बात है। अजीज़ दोस्तों, चाइना ने कहा है कि खाली अपनी 240 साल की हिस्ट्री में अमेरिका ने सिर्फ 16 साल जंग नहीं की, बाकी पूरी हिस्ट्री इनकी 224 साल की जंगों पे मुश्तमिल है। अमेरिका के 800 मिलिट्री बेसिस हैं 80 से ज़्यादा कंट्रीज़ में। पूरी दुनिया में जो कैओस और तबाही का जिम्मेदार है ना, वो अमेरिका है। अजीज दोस्तों, अब आते हैं सऊदी अरब वाले मामले पे। देखें, इस जंग में सब कहते हैं कि सऊदी अरब बहुत परेशान है। सऊदी अरब ने इस जंग में सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया है, क्योंकि सऊदी अरब का ऑयल एक्सपोर्ट 50% कम हो गया, क्योंकि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वाली साइड बंद थी, तो यम्बो से, रेड सी से सऊदी अरब की एक्सपोर्ट जारी थी। 50% कम हो गई, लेकिन प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में डबल हो गई थी। $67 पर बैरल था जंग से पहले, वो जंग के दौरान $130 पर बैरल हो गया। तो प्राइस डबल हो गई, तो नुकसान नहीं हुआ ना। तो यह है कि सऊदी अरब को ऐसे नुकसान नहीं हुआ। सऊदी अरब अपना अज़ली दुश्मन, सबसे बड़ा दुश्मन अगर दुनिया में किसी को मानता है तो वो ईरान को मानता है, इजराइल को नहीं मानता। ये प्रॉफिट मोहम्मद के कुछ अरसे बाद ही, क्योंकि देखें, शायद तीसरे खलीफा के ज़माने में ही या चौथे खलीफा के ज़माने में कैपिटल चेंज हो गया था इस्लामी खिलाफत का। वो मदीना से सीरिया चले गए थे, इराक और सीरिया, कूफा और फिर बगदाद। तो सऊदी अरब तो पता था कि वो कोई इंडस्ट्रियल या कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए वायबल नहीं है। एक रेगिस्तान है, मक्का मदीना, वहाँ पे छोड़ के ये लोग वहाँ पे मूव हो गए थे। हज़रत अली के बाद जो शिया सुन्नी का डिवाइड हुआ है वो आज तक कायम है, और सऊदी अरब ईरान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता है। अंदर खाने, देखें, इस्लाम का जो मुख्तलिफ सेक्ट्स है ना, उसमें कहीं भी आपको वहाबी से ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट सेक्ट्स नहीं मिलेगा। वहाबी सबको काफिर मानते हैं, चाहे वो बरेलवी हों, अहले हदीस हों, देवबंदी हों, लेकिन शियाओं को तो ये कट्टर काफिर मानते हैं। तो वहाबी शिया को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं, और सऊदी अरब ईरान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, और ईरान की तबाही सऊदी अरब के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। ईरान इराक वार में भी सऊदी अरब ने अपना सारा पैसा लगाया हुआ था इराक के ऊपर, और इराक सऊदी पैसे के ऊपर ईरान से जंग लड़ रहा था। आज मीठी मीठी बातें पिछले 2-3 साल से मोहम्मद बिन सलमान ईरान के हवाले से कर रहा है, लेकिन पता ये लगा है कि इस जंग के दौरान भी डोनाल्ड ट्रंप को मोहम्मद बिन सलमान एक ही बात कहता था कि ईरान में रेजिम चेंज मांगता, ईरान की टोटल तबाही मांगती, ईरान
इतनी बड़ी पावर है, उसके खाली न्यूक्लियर एसेट्स पे हमें एतराज़ नहीं, उसके मिसाइल सिस्टम, उसके ड्रोन सिस्टम, सब पे एतराज़ है। उसका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कंट्रोल ख़त्म कराओ। सऊदी अरब की बहुत ज़्यादा डिमांड्स हैं, लेकिन पाकिस्तान एक डबल गेम खेल रहा है। पाकिस्तान ने एक तरफ तो फौज भेजी है, 13,000 फौजी और एयरक्राफ्ट भेजे हैं सऊदी अरब में। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान को चाहिए $5 बिलियन, वो उसने मांगे हैं कतर और सऊदी अरब से। कतर और सऊदी अरब से जब इसने कहा कि मुझे $5 बिलियन चाहिए, क्योंकि मुझे इमारात की और यूरो बॉन्ड्स की जो पेमेंट है और चाइना की एक छोटी पेमेंट करनी है, टोटल 5 बिलियन की। हम इस वक्त नाजुक हालात हैं, हमारी इकोनॉमी बिल्कुल तबाह है और IMF अपना प्रोग्राम बंद कर देगी अगर हमने अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में से कुछ निकाले, तो आप हमारी मदद करो, हमें एक लॉन्ग टर्म पे लोन दो। सऊदी अरब ने कहा ठीक है, तो फिर अपनी फ़ौज भेजो, अपने एयरक्राफ्ट भेजो, और अब जो वापस ईरान अमेरिका की जंग शुरू होगी तो उसमें हम एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। तो मरने के लिए हम अपने बंदे नहीं दे सकते, तुम अपनी भाड़े की फ़ौज भेज दो, हम उसके बदले में $5 बिलियन दे रहे हैं। तो अब ये सऊदी अरब में भेजी है पाकिस्तान ने अपनी जो फ़ौज, वो इसके बदले भेजी है कि $5 बिलियन सऊदी अरब को दिया जा रहा है। मतलब सऊदी अरब पाकिस्तान को $5 बिलियन दे रहा है। इसके बदले में पाकिस्तान ने ऑलरेडी 13,000 फौजी स्टेशन कर दिए हैं, 18 फाइटर जेट स्टेशन कर दिए हैं सऊदी अरब में, और आगे शहबाज शरीफ 2-4 दिनों में सऊदी अरब जा रहा है और वो वहाँ पे 50,000 फौजी और भेजेगा। पाकिस्तान भाड़े की फ़ौज कभी जॉर्डन बुलवाता है, ज़ियाउल हक, ब्रिगेडियर ज़ियाउल हक की लीडरशिप में फ़ौज जाती है, फ़लस्तीनियों का कत्लेआम करती है। अब यहाँ पे मरने के लिए बेचारे गरीब फौजी भेजे जा रहे हैं। और ये है कि लेकिन दूसरी तरफ अंदर खाने आम पब्लिक, ये जो अपना हुर्मुज़ क्या है, अपना हुर्मुज़ को अगर अमेरिका फतह करना चाहे और लेना चाहे, ये सिर्फ आधे घंटे का काम है, आधे घंटे का। वो तेहरान को मार रहा है, वो उधर हमले कर रहा है, ये उधर कर रहे हैं, ये अपना हुर्मुज़ क्यों नहीं ले रहा? ये पूरी एक प्लानिंग है, ये पूरी एक मंसूबाबंदी है, ये पूरी एक साजिश है। ये इस्लामी मुमालिक को नेस्तनाबूद करने का तरीका वारदात है, जिसमें ये सारे किरदार मुलविस है। मैं उनसे कहना चाहता हूं, पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना था, सऊदिया से इस्लाम आया था, तुम उल्टे भी लटक जाओ। ना मक्का और मदीना का कुछ बिगाड़ सकते हो और ना मक्का और मदीना की। बोल रहा था ना, ये देवबंदी है, टेररिस्ट है। ये पता नहीं माविया, पता नहीं क्या नाम है इसका, ये सिपाही साहबा का है, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान में भी कॉन्स्टिट्यूशनली टेररिस्ट डिक्लेयर की गई है। ये आम पब्लिक को भड़का रहा है और ईरान की सपोर्ट कर रहा है, अमेरिका के खिलाफ और सारा कुछ। तो अजीज दोस्तों, डबल गेम चल रही है और ऐसे में एक तरफ पाकिस्तान सऊदी अरब से पैसे ले रहा है, अपनी भाड़े की फ़ौज भेज रहा है, दूसरी तरफ हम ईरान के साथ खड़े हैं। इस जंग में ईरान ने जो सत्यानाश करना है ना अब, क्योंकि पाकिस्तान की 900 किलोमीटर की बॉर्डर लगती है ईरान के साथ, और वो बॉर्डर ऐसी है कि वहाँ पे पाकिस्तान आर्मी का इतना कंट्रोल नहीं, वो बलूचिस्तान का एरिया है। वो पूरा रीजन वैसे ही पाकिस्तान के आर्मी के लिए ख़तरनाक है। वहाँ से अगर ईरान ने शुरू कर दिया मामला, क्योंकि अगर पाकिस्तानी फ़ौज सऊदी अरब की तरफ से सऊदी अरब में से हमले करती है और लड़ती है, तो फिर दूसरा मीडिया आपको पता है टोटल कंट्रोल में है। ये रज़ीद दादा जो है ना, ये वैसे ही शक्ल से भिखारी लगता है, ठीक है, इसकी ज़बान से भी भिखारी लगता है, शाउनिस्ट पंजाबी है। $5 अरब खजाने च घट ने, ए ते फौरी तौर पे पाओ, ठीक है। और बाकी $5 अरब जो है ना, वो आप हमारे साथ कमिट करके जाएंगे, कब भिजवाएंगे। देखिए, आप $4 अरब मिस्र को भेजते हैं,
ताकि उसकी हुकूमत कायम रहे और चलती रहे। और नाकाबिले वापसी होते हैं, इंटरेस्ट को तो दूर की बात है, नाकाबिले वापसी होते हैं। और ये आप गुज़िश्ता कई दिहाइयों से कर रहे हैं, ठीक है। हमने तो आपसे कुछ भी नहीं मांगा, ना इतने मिस्री हैं सऊदी अरब के अंदर, ना जो है वो इतने पैसे आपके यहाँ कमाते हैं। हमारे पाकिस्तानी तो कम से कम 12 से 15 अरब डॉलर आपके यहाँ से कमाते हैं, तो वो आपकी इकॉनमी के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं, वो आपके साथ मोहब्बत और अकीदत रखते हैं, ठीक है। बस वही बात अपने उस शाख से ऐसे भी कोई करता है। तो बहरहाल जी, एज ए पाकिस्तानी पता नहीं मैं अपना केस सही प्लीड किया भी है कि नहीं किया, लेकिन जिन्ना को है स्वीकार लिया, ठीक है। हमें ये बताया गया एक जगह से कि आपका जो विलाग है बाज बाज, वो बाकायदा अरबी में ट्रांसलेट होके तो वहां पे कोई साहब देखते हैं। तो भाईजान ये हमारी गुजारिश जो है वो आगे पहुंचा दीजिएगा। इसको उठाया था आसिम मुनीर के फौजियों ने, और उसका पूरा सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया था। ये अब इनकी बोली बोलता है। तो ये कह रहा है कि सऊदी अरब हर साल इजिप्ट को $4 बिलियन की मदद भेजता है, कर्जा नहीं मदद देता है, जबकि हमसे तो हमारी कर्जा रखा गया है, वो भी इतने सालों से कर्जा रखा गया है, तो कर्जे की सूरत में है, हमें मदद चाहिए, हम तुम्हारे वफादार हैं। मतलब भिखारियों का भी कोई हाल नहीं है, कोई एंड नहीं है। तो अजीज दोस्तों, इस सारे सिनारियों में सऊदी अरब में पाकिस्तान फौज भेज के डायरेक्टली इस जंग में इन्वॉल्व हो रहा है। वो भारत के ज्ञानी, महान ज्ञानी और मीडिया वाले जो रो पिट रहे थे कि भारत ने क्यों नेगोशिएशन नहीं कराए, भारत तो क्या भारत अब फौज भेजेगा सऊदी अरब या ईरान की मदद के लिए? भारत नहीं पढ़ना चाह रहा भाई इस मसले में। भारत अच्छी तरह जानता है कि क्या गेम चल रहा है। पाकिस्तान तो अमेरिका का टट्टू है, अमेरिका का गुलाम है, सऊदी अरब का गुलाम है। पाकिस्तान तो धंसा हुआ है इस मामले में, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी बिल्कुल तबाह है। तो पाकिस्तान को तो पढ़ना पड़ेगा, और इसीलिए पाकिस्तान इस मामले में घुस रहा है, और ये पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ना है। लेट्स सी अजीज दोस्तों आगे क्या होता है। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।